जिसने विषयों पर कविताएं लिखी हैं। इलाहाबाद में रहते हैं, महीने में 28 दिन में कवि सम्मेलन जाते हैं, एक आध दिन खाली रहता है। जिन दिनों खाली रहते हैं तो उधर संगम तट पे निकल जाते हैं और वहां पर चंदन लगा के कमाई शुरू कर देते हैं। अपने साहब गढ़ा बाबा का एक आदमी वहां पहुंच गया, भाई ने वहीं पर गंगा के किनारे बैठ के और अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया, पंडई का काम शुरू किया। तो भाई का काम था कि वो चंदन लगाता था और बछिया मांगता था। जिसके चंदन लगा दिया बोले ये ले चंदन, ला बछिया। तो साहब कई लोगों को अगले ने मूड़ दिया, जो भी जाए चंदन लगाए बछिया ले। इतने में चंदन खत्म हो गया। राधे श्याम भारती ने दिमाग लगाया और यहीं का एक आदमी वहां सामने बैठा, शुद्ध यादव। भाई ने गंगा में हाथ डाला और पानी लगा के तिलक कर दिया। यादव को बात समझ में नहीं आई, बोले ये क्या है? बोले गंगा जी के नीर को तू चंदन समझ के धर ले। यादव जी को लगा के उल्लू बना दिया। गंगा जी के नीर को तू चंदन समझ के धर ले। अगले ने दूसरा हाथ डाला यादव ने, तो मेड़ की पकड़ में आ गई। बोले गंगा जी की मेड़ की तू बछिया समझ के धर ले। एक बार जोरदार तालियां राधे श्याम भारती जी के लिए। माचिस की घिसी तीली कहते कि लाइटर हैं, शादी शुदा ये जितने सब फ्रीडम फाइटर। कैसे हंसे बेचारे ये सब के सब फंसे हैं, छाती पे सबकी दुर्गाए जितने टाइगर। इसमें से कितने तो ऐसे होंगे बताएंगे नहीं, घर पहुंचते ही साष्टांग दंडवत। ऐसा ना करें तो महिषासुर मर्दिनी के हाथों मारे जाएं। नौजवानों उन्हीं से पूछो जिनके ऊपर ये भार है, जो गृहस्थी के जंजाल में फंसे हैं। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। प्रधान जी, हाँ कैसा भुगत रहे हम लोग इस गृहस्थी में कि रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। किस पुल पर से छलांग लगा दें, किस नदी में हम लोग। हालत खराब है। 4-5 लड़के नौजवान उधर खड़े थे, उन्होंने देखा, अच्छा तो ये कविता सुनाएंगे। नौजवानों क्या बताऊं भाई, आप लोग ऐसा हम लोगों को देखते हैं जैसे कि हम लोग हमेशा से ऐसे थे। अरे हम भी ऐसे थे। ये वक्त की हेरा फेरी है साहब। क्यों? तब कहता हूं कि वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। सुनना नौजवानों, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको बसंती कर दिया। अब इसमें हमारा क्या दोष है साहब? सही आपसे बता रहा हूं, मैं तो छोटा था तो बड़ा होनहार था। प्रधान जी अब गड़बड़ कर रहे हैं। प्रधान जी हमको सुनिए, अभी तो आप लोग साथ साथ रहेंगे, सब सुनेंगे। मैं सही आपको बता रहा हूं, हम लोग छोटे थे तो क्या ऐसे ही थे भाई साहब? हाँ हम तो छोटे थे तो बड़े होनहार थे। हाँ मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब कहती देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है, कोई कहती देखो इसकी नाक मुझ पर गई, कोई कहती इसके ओठ मुझ पर, कोई कहती हंसी मुझ पर गई है। सब कहती अरे नहीं नहीं ये मुझ पर गया है, वो कहती ये मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, मुझ पर गया है। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया। अच्छा मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने वो प्रधान जी वो गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। हाँ मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था।
उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे। हाँ, जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तो मेरे बाप ने कहा कि तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर तू कवि बन जा। आप पढ़े लिखे लोग हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, आह से गान, आह से कविता निकलती है। और आप सब तो जानते हैं आह कैसे निकलती है, जब पढ़ती है। अरे यार, मुझको देख करके आप लोग हंस रहे हैं, सब पर पड़ी है। जिस पर जैसी पड़ी है वैसी उसकी कविता है। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते, जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुनाते हैं। ये मुर्सानी है। मुझको मत देखिए, मैं तो व्यंग्यकार हूं। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी शासन प्रशासन हो, सब इन महिलाओं के पक्ष में कोई न कोई कानून बनाते हैं, है ना। मर्दों की ऐसी तैसी करते हैं। हमारे एक कवि ने तो साहब यहां तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी लिख रहे हैं कि इनके आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया, खाक सताया। मैं तो कसम खा रहा हूं भाई साहब प्रधान जी, मैंने नहीं सताया। मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। विदाई के समय रो रही थी, सच बता रहा हूं, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुखी रखूंगा। तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाए। कसम खा के कहता हूं, मैंने कभी उससे सर उठा करके बात नहीं किया। हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम गड़गड़ाने लगता है। फिर भी जाने के वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी शादी में बीबी को चाहे दाएं बैठा दें चाहे बाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। नौजवानों सुन लेना, इस जवानी की सारी मस्ती छूट जाती है।
आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती है। नहीं नहीं, शक न करिए, पढ़ी लिखी है साहब। हाँ, पढ़ी लिखी है। तब से लेकर आज तक हर रोज बिला नागा सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, ला कर रख दूं हाथ पर गड्डी, चाहकने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो, सैया सैया की जगह भैया भैया कहने लगती है। अच्छा, जिस दिन नहीं पाती पैसा ऐसी नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा। कहती है ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं, खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। अब क्या करूं, जब देखता हूं कि उसकी भौं तनी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी है। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। नहीं, रोटी कड़ी थी, उसके खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझको दिव्य दृष्टि मिल गई। अब मुझे गधा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूं। वो एक शब्द बोलती है, मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूं। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता है। अच्छा, चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं। आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच। जी हाँ साहब, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, खींच रहा हूं ट्रॉली, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। एक बार समवेत तालियां बजाइए, आप खो गए हैं कविता में। कि जी हाँ साहब, जी हाँ, बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है। कविता आसमान में ऐसे उड़ते उड़ते आपको जमीन पर इस तरह से ले आती है, वही कविता है जो आपके कलेजे पर धक से लगे। तब कहता हूं कि बेशक, हाँ बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है, रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे अहवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं मुंह मोड़ लेते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत।